बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। क्या आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है और मेरी विजुअल तस्वीर आपको सही दिख रही है क्या? प्रिंसिपाल राम राम जी। जय श्री राम। जय हिंद सर। आइए बच्चों, तेज़ी से जुड़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली 3 क्लासेस आपने देखी हैं। पिछली 3 क्लासेस जो हमारा बेसिक चल रहा है उस बेसिक को आपने देखा ही होगा और कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। हाँ, धीरेन्द्र धीरे पढ़ाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत धीरे पढ़ाएंगे। अब तो हम लोग बैच में आ गए हैं तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है ना बच्चों? चलो, कोई तकलीफ नहीं है। आइए शुरू करते हैं पढ़ाई, है ना? हाँ, साफ साफ लिखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप चिंता ना करें, एक एक बात आपके दिमाग में यहीं डाल देंगे। कोशिश करेंगे आपको घर जाकर रिवीजन करने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना, आपको परेशानी ना उठानी पड़े। पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि एकदम धमाकेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है? चिंता ना करिएगा। तो मैं कल की बताता हूँ आपको कि कल हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था। हम लोग 1 सेकंड 2 सेकंड में सिर्फ इतनी बात करेंगे कि हम लोग यहाँ आ गए थे कि फोर्थ और 5 अवस्थाएं होती हैं, चौथी और पांचवी अवस्था होती हैं। और जो पांचवी अवस्था होती है वो बहुत ठंडी जब स्थिति आ जाती है, -273 डिग्री के टेम्परेचर पर अगर किसी चीज को ठंडा किया जाता है ना बच्चों, तो वो उसे हम कहते हैं कि ये आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट की स्थिति आ गई। यहाँ से आगे बढ़े थे तो हमने अवस्था परिवर्तन की बात की थी कि कैसे अवस्था परिवर्तन हो जाता है, कैसे चेंज आ जाता है किसी भी मैटर में। और चेंज आने के लिए आपने कहा कि सर, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर को, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, हर का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप उसे गलनांक बिंदु देते हैं। आप उसे टेम्परेचर देंगे तो वो ठोस चीज हो सकता है कि द्रव में बदल जाए, और द्रव चीज हो सकता है कि भाप में बदल जाए। तो हमने कल एक बात कही थी कि अवस्था परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे। आइए एक बार मैं आपको रिवीजन के साथ लेकर चलता हूं, टॉपिक पर सीधे आते हैं, इधर उधर की बात किए बगैर। तो हमने कहा था अवस्था परिवर्तन, साफ साफ लिखेंगे, बेफिक्र रहिएगा। अवस्था परिवर्तन चेंज इन स्टेज, चेंज इन स्टेजेस, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपने पहली बात पढ़ी थी कि सर, किसी चीज को गलनांक बिंदु पर अगर ले आए, गलनांक बिंदु पर अगर ले आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पर अगर ले आते हैं, तो वो चीज अवस्था में बदल जाती है। और आपने कहा सर, अवस्था में कैसे बदल जाती है? तो ये कोई ठोस है, ठोस है, और ठोस को अगर आप टेम्परेचर दे दो तो ये द्रव में बदल सकता है, ये द्रव में बदल सकता है, ये सॉलिड है। और सॉलिड को टेम्परेचर देने के बाद ये लिक्विड में चेंज हो सकता है, ये लिक्विड में चेंज हो सकता है। सर, जिस पॉइंट पर, जिस तापमान पर ये जो आपका ये ठोस द्रव में तब्दील हो जाता है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। यहां तक की कल बात हो गई थी। दूसरी बात आपने कही थी क्वथनांक,
और इस क्वथनांक को अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, कल की ही बातें बता रहा हूं बच्चों। इस क्वथनांक को आपने बॉइलिंग पॉइंट कहा था कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस पर कोई द्रव तब्दील हो जाता है गैस में, जिस पर कोई द्रव तब्दील हो जाता है गैस में, जिसमें कोई जो आपका लिक्विड है वो बदल जाएगा, किसमें, गैस में बदल जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं कि ये क्वथनांक बिंदु है। कई बच्चे बचपन में इस बात को लेकर बड़ी तकलीफ में रहते थे कि सर ये क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक शब्द जो आया ये कहां से आया याद नहीं रहता। दरअसल आपने घर में एक सुना होगा, जब जुकाम खांसी हो जाता है तो काढ़ा सुना होगा, काढ़े को ही क्वाथ बोलते हैं, काढ़े को ही क्वाथ बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पर आकर काढ़ा कहते हैं ना कि भाई अभी बताएंगे परम शून्यताप क्या होता है, 2 मिनट रुको बच्चों। जिस पॉइंट पर आकर काढ़ा मतलब कोई भी द्रव किस में तब्दील हो जाता है, वाष्प में, गैस में तब्दील हो जाता है, तो उसे गैस में तब्दील होने पर उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में, गैसीय फॉर्म में, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब यहां से आगे हम बढ़ें तो आपने कहा था सर, पॉइंट यहां चल रहा था कल की क्लास में कि वायु दाब का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायु दाब का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने कल की क्लास में देख रहे थे कि इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से शुरू कर रहा हूं बच्चों पढ़ाना, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों एक बात समझना ध्यान से, पहले तो आपको यह बात समझनी होगी कि यह वायुदाब क्या होता है, और उसके बाद हम क्वथनांक तो देखकर ही आ रहे हैं। सुनो ध्यान से, वायु का आपके ऊपर जो दाब लग रहा है उसे ही वायु दाब कहते हैं। जो ऊपर से हवा हमारे ऊपर दबाव लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, उसे ही वायु दाब कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक आदमी यहां खड़ा है, और एक आदमी यहां समुद्र में खड़ा हुआ है। तो यहां देखो कि इस आदमी के ऊपर और ये पूरा का पूरा आपका वायुमंडल है। सुनना बच्चों, गौर करना, ये वायुमंडल है। इस वायुमंडल में इस आदमी के ऊपर इतनी हवा प्रेशर लगाती है, एक आदमी यहां खड़ा है उसके ऊपर इतनी हवा प्रेशर लगाती है, एक आदमी यहां खड़ा है उसके ऊपर इतनी हवा प्रेशर लगाती है, एक आदमी यहां खड़ा है उसके ऊपर इतनी हवा प्रेशर लगाती है, और एक आदमी यहां खड़ा है। अब बताइए कि हवा ज्यादा प्रेशर किस पर लगा रही होगी? आदमी नंबर ए, बी, सी, डी, ई, कौन से व्यक्ति पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा ये बताओ, कौन से व्यक्ति पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा ये बताइए, ध्यान से बताइए, बताइए तेजी से, कौन से व्यक्ति पर लगेगा? क्या मैं कहूं कि ई जो व्यक्ति होगा उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, ई व्यक्ति पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा? ई व्यक्ति पर प्रेशर लगने, यहां देखिए, यहां पर हवा, इतनी हवा प्रेशर लगा रही है, यहां इतनी हवा प्रेशर लगा रही है, यहां इतनी हवा आपके सिर पर प्रेशर लगा रही है, यहां इतनी हवा प्रेशर लगा रही है, और यहां इतनी हवा प्रेशर लगा रही है। तो क्या कहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर जो लग रहा है, वायुदाब जो लग रहा है, गलत है बच्चों। वायुदाब सबसे ज्यादा ई पर लगेगा, सबसे ज्यादा ई पर लगेगा। पहले इसी बात को समझ लो, आप इसको नहीं समझ पा रहे हो। देखो ध्यान से देखो कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है। मैं आपको पहले वायुदाब समझा रहा हूं, फिर आगे चलूंगा। और इस अर्थ पर यहां माउंट एवरेस्ट हो गई, ये कोई पठार हो गया, और इसी अर्थ पर कहीं यहां पर समुद्र हो गया, और यहां तक है हवा, ये है एटमॉस्फेयर, ये है वायुमंडल। तो यहां पर ये हवा केवल प्रेशर लगा रही होगी, और यहां आदमी जिसके सिर पे, जो आदमी यहां बैठा है उसके सिर पर इतनी हवा प्रेशर लगा रही है, जो आदमी यहां बैठा है उसके ऊपर इतनी हवा प्रेशर लगा रही है। लेकिन ये जो पॉइंट होगा, ए पॉइंट ये कहा, बी पॉइंट ये कहा, सी पॉइंट ये कहा, डी पॉइंट मान लेते ये कहा, तो इसके ऊपर गहराई तक प्रेशर लग रहा है। तो यहां पर आप एक बात निकाल कर लेके आएंगे,
एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे प्रेशर कम हो रहा है। जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे वायुदाब में कमी आ रही है। वैसे वैसे वायुदाब में कमी आ रही है। कब कमी आ रही है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हाइट के बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। वायुदाब में कमी आती है। ये बात आपको समझ में आई? तो अगर कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, देखिए यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी ये अपनी गाड़ी है और इस गाड़ी में यहां बैठा है और उसको यहां लेकर चलता है, ऊपर की तरफ लेकर चलता है, ऊपर की तरफ लेकर चलता है। इसका मतलब ये होता है कि वायुदाब धीरे धीरे उस व्यक्ति के ऊपर कम लगना शुरू हो गया। शरीर का जो खून है, शरीर का जो खून है वो भी हमारी नसों पर भीतर से एक वायुदाब लगाता है। शरीर का खून भी हमारी नसों पर भीतर से एक फोर्स लगाता है और ये जो ऊपर से वायुमंडल दाब है ये भी फोर्स लगा रहा है। तो हमारी जो नस है, हमारी जो नसें हैं, जो बारीक बारीक वेन्स हैं, संतुलित रहता है। खून ने भीतर से फोर्स लगाया, बाहर से हवा ने फोर्स लगाया, बाहर से हवा ने फोर्स लगाया, तो क्या होता है? क्या होता है कि खून बाहर नहीं आता, नसों के खून बाहर नहीं आता। लेकिन क्या होता है, अगर बाहर से प्रेशर कम होना शुरू हो जाए, बाहर से प्रेशर कम होना जाए, तो खून नसों के भीतर ज्यादा दबाव लगाना शुरू कर देगा, नसों के भीतर ज्यादा दबाव लगाना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे भीतर से खून ज्यादा दबाव लगाएगा, ज्यादा दबाव लगाएगा। और ज्यादा दबाव लगाने की वजह से नाक से और कान से खून आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं। एक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, हम पेन व्हाइट वाला रखेंगे। अब दूसरी बात सुनना, अगर हम यहां कोई मछली है, समुद्र तल पे कोई मछली है, ये कोई मछली है जो समुद्र तल पे है, पेन व्हाइट वाला लेते हैं। सुनो बच्चों, ये एक मछली है जो समुद्र में तैर रही है, जो समुद्र में तैर रही है। अगर हम इसे नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, इसे हम नीचे से ऊपर लेके आए, तो अगर नीचे से ऊपर लेकर आते हैं तो ऊपर आने पर वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम होगा। और अगर वायुदाब कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शरीर से इसके जो नसें हैं, नसें फट जाएंगी, क्योंकि खून का दाब ज्यादा हो जाएगा, खून का दाब ज्यादा हो जाएगा। और खून का दाब ज्यादा होने से नसें फट जाएंगी, फट जाने पर यह मछली मर सकती है। अभी तक सिर्फ मैंने इतना बताया कि ये जो वायु दाब है इसका क्या प्रभाव होता है। अब मैं चलता हूं अपने कंसेप्ट पर, अब मैं चलता हूं यहां कि वायुदाब का क्वथनांक पर क्या प्रभाव होता है। तो आइए ध्यान से सुनिए कि जैसे जैसे लिखिए पहाड़ों पर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, लिखिए हेडिंग डालकर लिखिए, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में कमी आती है, वायुदाब में कमी आती है और क्वथनांक कम हो जाता है, और क्वथनांक कम हो जाता है। इस बात को समझेंगे जरा ध्यान से, क्वथनांक कम हो जाता है। बच्चे गलती से क्या करते हैं, इसका क्वथनांक बढ़ा देते हैं, इसका क्वथनांक बढ़ा देते हैं, इसका क्वथनांक बढ़ा दे। अब ध्यान से सुनना, जरा सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप ऊपर गए तो वायु, ये आपने कहा ये आपका कोई बर्तन है, इस बर्तन में ये पानी भरा हुआ है, बर्तन में पानी भरा हुआ है। इसी बर्तन को आप कुछ हाइट पर लेकर गए, कुछ हाइट पर लेकर गए, हाइट पर लेकर गए तो ऊंचाई पर जब जाएंगे, ऊंचाई पर जब जाएंगे तो यहां से हाइट बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाएगा। अगर वायुदाब कम हो जाता है तो इसके कणों के बीच की दूरी, इसके कणों के बीच की दूरी, वायुदाब कम होने पर आयतन बढ़ जाएगा। यहां के वायुदाब पर इतना आयतन था, अब सुनना कि यहां इसके पार्टिकल के बीच में इतना गैप है,
यहां इसके पार्टिकल के बीच में इतना गैप है और यहां इसके पार्टिकल के बीच में इतना गैप है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही वायुदाब कम हो गया, जैसे ही वायुदाब कम हो गया, ऐसे ही आयतन बढ़ जाता है। वायुदाब कम होने से आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने का मतलब क्या है? कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, की दूरी बढ़ जाती है, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द पार्टिकल बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाती है, जैसे डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे अब ये कम तापमान पर उबलना शुरू कर देता है। तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, अब ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो हीट कम जाती है, हीट कम जाती है, हीट कम जाती है। तो पानी उबलने से मतलब नहीं, पानी के भीतर जो खाना रखा है, खाना कब पकेगा? खाना तब पकेगा जब उसमें ज्यादा हीट जा रही होगी, जब उसमें ज्यादा हीट जा रही होगी। तो हीट पहले की तुलना में कम गई, तो हमने क्या पढ़ा? ऊंचाई बढ़ी, सबसे पहली बात ऊंचाई बढ़ी, वायुदाब कम हुआ, वायुदाब कम हुआ तो आयतन में वृद्धि हुई, आयतन में वृद्धि हुई तो ये क्वथनांक कम हो गया, और क्वथनांक कम हो गया तो हीट कम हो गई, और अगर हीट कम होती है इसका मतलब खाना देर में पकता है, खाना देर में पकता है। क्या ये बात मैं समझा पाया आपको? ये बात मैं समझा पाया? एक बात, दूसरी बात बताता हूं, दूसरी बात लिखो। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? एक बार बताओ। हाँ ठीक है सुमित, रिवीजन कराया था एक बार, अभी समझ में आया कि नहीं? कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है, खाना बिल्कुल ठीक है, बात क्लियर। कल और आज एक ही तो बात है कि ऊपर हाइट पर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे तो जल्दी से खाना। हाँ इंग्लिश में लिखते हैं, अभी इंग्लिश में लिखते हैं। आइए, ये कल लिखा दिया था इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो लिखिए, इसको लिखते हैं प्रेशर कुकर में खाना वायुदाब अधिक होने के कारण, होने के कारण जल्दी पकता है। वायुदाब अधिक होने से, अधिक होने से क्वथनांक बढ़ने से, बच्चों इसी में आप गलत कर दोगे, खाना जल्दी पकता है। ये जो क्वथनांक बढ़ा तो इसी को क्या कहेंगे? फूड टेक लेस टाइम टू कुक इन प्रेशर कुकर, इन प्रेशर कुकर ड्यू टू increase pressure, due to increase pressure and boiling point, and boiling point is increase। ये बात कल तक की यहां तक हो गई थी, ये बात कल तक की यहां तक हो गई थी। तो हमने पीछे क्या लिखा? पहाड़ों पर, अच्छा ये खाना जल्दी की जगह देर में लिखना। अरे सॉरी भाई सॉरी, ये यहां पर ये देर में पकता है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप। ठीक है, देर में पकता है, देर में पकता है, ठीक है, देर में पकता है। ये ऊपर लिख लीजिए। हाँ ठीक है सर, देख लिया। इधर देखो ना, इधर ये गलती से इधर जल्दी में इसको लिख दिया। ठीक है, बात समझे? यहां से आगे चलते हैं। बात ठीक है? हाँ चेक कर लिया है। चलिए, यहां तक की बात कल हो गई थी, अब यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। चलिए अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से बच्चों। पहली बात मैं बोलता हूं, पहला बोलता हूं सब्लिमेशन।
लिखेंगे, हेडिंग डालें सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हेडिंग डालें ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहां से सुनो ध्यान से, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हाँ मैं देख रहा हूं, चैट देख रहा हूं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? जब कोई ठोस बिना द्रव में गए हुए, जब कोई ठोस बिना द्रव में गए हुए, बिना द्रव में गए हुए एकदम से गैस में तब्दील हो जाता है, गैस में तब्दील हो जाता है, इसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव की अवस्थाएं, हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव की अवस्थाएं, और द्रव की अवस्थाओं में हमने देखा कि कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तब्दील हो जाता है। हाँ सर, तब्दील हो जाता है। बच्चों मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, मेरे को आप शांति से पढ़ाने दीजिए, सुनिए ध्यान से, ठीक है? तो हमने कहा कि द्रव की अवस्थाएं हमने देखी, और द्रव की अवस्थाओं में एक एक जो मैटर होता है वो दूसरे अवस्था में तब्दील हो जाता है। अगर आप उसे मेल्टिंग पॉइंट दे देते हैं, अगर आप उसे गलनांक बिंदु पर ले आते हैं तो कोई ठोस द्रव में तब्दील हो जाता है। आप उसे बॉइलिंग पॉइंट पर ले आते हैं तो कोई जो मैटर होता है वो वाष्प में तब्दील हो जाता है, वो वाष्प में वेपर में भी बदल जाता है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति होती है, एक ऐसी प्रोसेस होता है कि जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन का मतलब होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जब कोई ठोस किसी लिक्विड में ना बदले और डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो इसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। बच्चों समझने की कोशिश करो, क्या कहा सब्लिमेशन? सब्लिमेशन एक प्रक्रिया, सब्लिमेशन एक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बगैर, लिखिए, द्रव में बदले बगैर सीधा गैस में बदल जाता है, सीधा गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे सब्लिमेशन कहते हैं, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो हमने कहा सब्लिमेशन क्या कहा, तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, उदाहरण, कपूर, अभी इंग्लिश में लिखेंगे, नौसादर, कपूर, नौसादर इत्यादि। अभी आगे जाकर देखेंगे। तो कपूर को आपने छोड़ा, कपूर को आपने छोड़ा, और जैसे ही आपने कपूर को छोड़ दिया, कैम्फर बोलते हैं, जैसे आपने कपूर को छोड़ दिया, और कपूर को छोड़ने के बाद वो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, एकदम से गैस में बदल जाता है, द्रव में जाए बगैर, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहां आप नेप्थलीन की गोलियां भी लिख सकते हैं, नेप्थलीन की गोलियां, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो अगर पूछे कि ऊर्ध्वपातन कैसी स्थिति होती है, तो एक ऐसा प्रक्रिया, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव, जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बगैर, द्रव में बदले बगैर किसमें सीधा गैस में बदल जाता है, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नौसादर को जो है आपका अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखें इसे एक बार, एक बार अंग्रेजी में लिखें, सब्लिमेशन ए प्रोसेस in which a matter change, a solid matter change, a solid matter change, solid matter directly
चेंज इनटू gaseous form is called sublimation। बच्चों ध्यान से सुनो, भाइयों ध्यान से सुनो, सबलिमेशन एग्जाम्पल कैम्फर, कपूर कहते हैं, या टेबलेट्स ऑफ नेप्थलीन कहो, या अमोनियम क्लोराइड या नौशादर कहो। ये बात हो गई। यहां तक हमने पढ़ी कि हमने सब्लिमेशन को देखा। अब यहां से आगे चलें, भैया समझ में आ जाएगा, एक बार आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। यहां से आगे मैंने आपको कल बताया था ना बच्चों कि समझ में क्यों नहीं आएगा, एक एक बात समझ में आएगी। आप शांति के साथ, मैं आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, पहले बेस तैयार कर रहा हूं। जैसे ही आपका बेस तैयार हो जाएगा, आप देखेंगे कि फिर सिलेबस आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आपका पहले बेस तैयार नहीं होता है, 2 मिनट में आपको बता देता हूं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, कोई कह रहा है समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं। अगर बेस तैयार नहीं होगा तो फिर आपकी केमिस्ट्री में कभी मजबूती नहीं बन पाएगी। और यदि आप केमिस्ट्री में मजबूती बनाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ पहले बेस देखना पड़ेगा। अगर आप अब से पहले जैसे भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने रटा होगा, रटने के बगैर आपने कई बार इस तरीके से पढ़ा कि वो पेपर में आप भूल गए। यदि आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दीजिए और आप बेहतर तरीके से ढंग से पढ़िए, ठीक है ना, समझे ध्यान से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां से आगे चलेंगे, वाष्पीकरण, यह भी अवस्था परिवर्तन की एक स्थिति है, इवेपोराइजेशन। सुनिए ध्यान से, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है जिसमें कोई गैस, अगर हम लोग कहें कि कोई द्रव जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है, उसे ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कि अगर कोई लिक्विड, कोई द्रव तब्दील हो जाए किसी में, अपने गैस में तब्दील हो जाए, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। सर एग्जाम्पल से समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल यह है कि जब हम गर्मियों सर्दी में नहाते हैं तो हमारे शरीर से भाप उठती है। जब हम बाथरूम से निकलकर आए और हमारे शरीर में भाप उठी तो हमने देखा कि सर ये तो हमारे शरीर से वाष्पीकरण हो रहा है, एक बात। दूसरी बात हमने देखी कि किसी भी तालाब से, नदी से, जोहड़ से जो पानी होता है वो पानी धीरे धीरे उड़ता रहता है, और पानी उड़ने के बाद उसके बादल बन जाते हैं। तो सर ये बादलों तक पानी गया कैसे? बादलों तक पानी जाने के लिए एक प्रक्रिया हुई जिसे वाष्पीकरण कहा गया, जिसे आपने वाष्पीकरण कहा। सर जब मैं चाय बनाता हूं तो चाय बनाते बनाते उसमें से ऊपर भाप उठना शुरू हो जाती है। वो जो भाप ऊपर उठना शुरू हो जाती है उसमें से, वो वाष्पीकरण है एक प्रकार का। जब आप नहाने के लिए सुबह जो है एक रोड लगाते हैं पानी में, और पानी में रोड लगाने के बाद धीरे धीरे उससे क्या उठना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उससे भाप उठनी शुरू हो जाती है। तो यही कहते हैं कि ये एक प्रकार का वाष्पीकरण है। अब तकलीफ ये आती है, इससे पहले आपने एक बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा। तकलीफ ये आती है कि आपने अभी तो सुना है क्वथनांक, और क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। सर क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब यह है क्वथनांक में क्या हो रहा था? कोई द्रव किस में तब्दील हो रहा था? गैस में। और यहां क्या हो रहा है? कोई द्रव किस में तब्दील हुआ? गैस में। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर ये समझना है कि क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे बगैर, इतना टेम्परेचर दिए बगैर, क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे बगैर अगर कोई चीज द्रव से गैस में बदल जाती है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपने कपड़े धो रहे हैं और कपड़े धोने के बाद आपने सुखा दिए, आपने उसे कोई टेम्परेचर नहीं दिया, बिना टेम्परेचर दिए हुए ही कपड़े अपने आप 1 दिन में 2 दिन में सूख जाते हैं, तो यह वाष्पीकरण हो गया।
ये वाष्पीकरण हो गया। एक बात। दूसरी बात, जब आप पोछा लगाते हैं अपने घर में, पोछा लगाने के बाद माताजी ऊपर से पंखा चला देती है, आपने कोई टेम्परेचर थोड़ी दिया, बिल्कुल आपने कोई टेम्परेचर नहीं दिया। टेम्परेचर नहीं दिया उसके बावजूद भी आपका फर्श सूख गया है, फर्श सूख गया। फर्श सूखा किस वजह से? पंखा आपने चलाया। तो सर फर्श सूखा वाष्पीकरण की वजह से। जब आप अंतर क्या पैदा हुआ कि क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे बगैर ही यदि कोई द्रव किसी गैस में तब्दील हो जाता है, यदि कोई द्रव किसी गैस में तब्दील हो जाता है, तो इसका मतलब है वो वाष्पीकरण हो रहा है, वो वाष्पीकरण हो रहा है। दूसरी बात मैं बताता हूं, जैसे मम्मी कहती है कि आपने कपड़े लिए, कपड़े को फैला फैला के सुखाओ। जब कपड़े को फैलाकर सुखाते हैं, तो वाष्पीकरण ज्यादा जल्दी से हो जाता है। तो हमने यहां समझा कि क्वथनांक तो वो एक टेम्परेचर पॉइंट होता है जिस पर कोई द्रव किसमें, गैस में तब्दील हो जाता है। लेकिन वाष्पीकरण में किसी भी टेम्परेचर पर, वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। कोई निश्चित टेम्परेचर इसके लिए नहीं होता। तो हमने कहा सर, लिखें जरा, इसको लिखें, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर गैस बन जाने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण, बच्चों एनसीईआरटी का बेस लेकर चल रहा हूं आपका मैं, कहलाती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। पेट्रोल का वाष्पन होता है, उसके बाद में 1 मिनट में देखेंगे। तो लिखिए, क्वथनांक बिंदु पे कम तापमान पर गैस बन जाने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। उदाहरण, कपड़ों का सूखना, नदी से पानी का उड़ना इत्यादि, ये वाष्पीकरण हुआ। बात समझे? अब मैं लिखवाता हूं इसका अंग्रेजी में। इवेपोराइजेशन, a process in which liquid change into gaseous form without on boiling point, या a process in which liquid change into gaseous form, it always less from boiling point. एग्जाम्पल, बात समझे कि नहीं? हाँ, इंग्लिश में लिख तो रहे हैं बच्चे। एग्जाम्पल लिखें, कि water change into water vapor, पानी में इसका बदल जाना,
वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं विवेक भाई, क्या बात है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसी क्या बात है? तो हमने लिखा विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। यहां से आगे लिखें, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स affected to vaporization। पहली बात सुनिए ध्यान से, एक बात, एरिया क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, अगर कमेंट में ध्यान लगाते रहेंगे तो कैसे भाई समझ में आएगा, ये बताइए आप, है ना, कैसे समझ में आएगा? धीरे 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 आप जो है समझेंगे मेरे साथ, एक एक जो है कनेक्टिविटी मेरे साथ बनेगी, कनेक्टिविटी बनेगी, उसके बाद हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप सारा दिमाग कमेंट बॉक्स में लगा देंगे तो समझ कैसे पाएंगे, और मैं आपको कैसे बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा? बेहतर तरीके से समझाने के लिए, बहुत अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मेरे को तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा ना। चलिए नोट्स बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें, यहां से आगे चले। अब लिखें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आया एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस को समझेंगे ध्यान से। ये आपका एक गिलास था, ये आपका गिलास था, इस गिलास में आपने खीर डाली, इस गिलास में आपने खीर डाली, और मम्मी ने ठंडी करने के लिए थाली में खीर डाल दी, थाली में खीर डाली। अब ये बताइए मुझे, ये बताइए कि यहां से यहां जाने पर एरिया घटा या बढ़ा? एरिया बढ़ गया। और अगर एरिया बढ़ गया, बताइए यहां से कि यहां से जाने पर ग्लास से थाली में आपने जब खीर डाली, और जो खीर आप खाना चाहते थे, ये जैसे ही थाली में डाली, तो थाली में डालने के बाद इस थाली का एरिया बढ़ गया। अगर थाली का एरिया बढ़ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि वाष्पीकरण ज्यादा होगा या कम होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा या कम होगा? अगर वाष्पीकरण एरिया पर निर्भर करता है तो जैसे जैसे एरिया को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एरिया को बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। मम्मी ने आपको कहा कि ये ले कपड़े बाल्टी में और जाके इन्हें सुखा दे, और जिस तरीके से मम्मी ने निचोड़ रखे थे, आपने बिना उनको खोले हुए ऐसे के ऐसे ही डाल दिया अपनी रस्सी पर। ये जो रस्सी थी, आपने इस रस्सी पर बिना खोले हुए डाल दिया। तो ये, और दूसरी बात ये हुई, दूसरी कंडीशन ये बनी कि दूसरी कंडीशन में आपने कपड़े को फैलाकर सुखाया, तो कौन सी स्थिति में कपड़ा जल्दी सूख जाएगा? कौन सी स्थिति में कपड़ा जल्दी सूख जाएगा? सर, यहां आपने बिना कपड़े को झटके हुए, बिना कपड़े को फैलाए हुए सुखाया है, तो यहां एरिया कम है, और अगर एरिया कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। और दूसरी बात, आपने यहां कपड़े को फैलाकर सुखाया तो जल्दी से सूख जाएगा कपड़ा, और अगर जल्दी से सूख गया, इसका मतलब यहां एरिया ज्यादा है, इसका मतलब यह होता है कि एरिया अगर ज्यादा होगा, क्षेत्रफल अगर सतह का ज्यादा होगा, तो जल्दी से कपड़ा सूखेगा, और कपड़ा सूखने का मतलब है कि वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। तो हम एक बात ऐसे नोट कर सकते हैं कि वाष्पीकरण का सीधा संबंध होगा सतह के क्षेत्रफल से। यहां क्या कहेंगे? वेपराइजेशन अनुक्रमानुपाती होगा किसके? एरिया ऑफ सरफेस के। जब अभी तक आपने देखा होगा, जब ये वाला लग जाता है, जैसे आप कहेंगे कि जितनी पढ़ाई करोगे उतनी तरक्की होगी,
जितनी पढ़ाई करोगे उतनी तरक्की होगी। इसका मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। अब दूसरी बात, जितनी पढ़ाई करोगे उतनी तरक्की होगी, और दूसरी बात, जितनी पढ़ाई करोगे उतनी उतनी जो है लोग बुराई कम करेंगे, लोग बुराई कम करेंगे। तो अब देखना ध्यान से कि बुराई का और पढ़ाई का उल्टा संबंध है, बुराई का और पढ़ाई का उल्टा संबंध है, जबकि पढ़ाई का और तरक्की का सीधा संबंध है, तरक्की का और इसका आपकी पढ़ाई का सीधा संबंध है। ऐसे कहा कि वाष्पीकरण, अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। दो बातें हो गई। और दूसरी बात पर आएंगे कि तापमान अगर बढ़ता है, तापमान के बढ़ने पर वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, तापमान के बढ़ जाने पर वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। सर्दियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं या गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं? ये बताइए, कपड़े सर्दियों में जल्दी सूखेंगे या कपड़े गर्मियों में जल्दी सूखेंगे? तो हम कहेंगे सर कपड़े जो हैं गर्मी में जल्दी सूखते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर का वाष्पीकरण से सीधा संबंध होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, हवा का वेग, हवा की गति। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपने अपने कमरे में पोछा लगाया है, और आप अपने साथ उस कमरे में किसी को बैठाना चाहते हैं, बहुत जल्दी बैठाना चाहते हैं, तो क्या आप पंखा चलाएंगे या पंखा बंद कर देंगे? अगर आप पंखा अपने कमरे में जल्दी से कमरे को सुखाना चाहते हैं तो पंखा चलाएंगे या पंखा बंद कर देंगे? आपको पंखा चलाना पड़ेगा। अगर हवा की गति तेज होगी, तो इसका मतलब वाष्पीकरण भी तेज होगा। अगर हवा की गति तेज होगी तो इसका मतलब होगा कि वाष्पीकरण भी यहां तेज हो रहा होगा, वेपराइजेशन भी यहां तेज हो रहा होगा। और चौथी बात लेते हैं, पेपर में सीधा सवाल आएगा बच्चों, सीधा सवाल आएगा पेपर में। हवा में बहुत बढ़िया, कई बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलाएंगे सर, क्यों नहीं चलाएंगे, पंखा चलाएंगे। हाँ, तो हमने कहा सर हवा में अगर नमी कम होगी, अगर हवा में नमी कम होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। लिखते रहना, अगर हवा में नमी कम होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। सर हवा में नमी का मतलब क्या है? अगर गीली हवा है तो वो नमी को कम खाएगी, और अगर सूखी हवा है तो नमी को ज्यादा खाएगी। अब मुझे ये बताइए कि लू में कपड़े जल्दी सूखते हैं, लू में गीले खेत जल्दी सूखते हैं, लू में जो है सड़कें जल्दी सूख जाती हैं, गीली सड़कें जल्दी सूख जाती हैं, देर से सूखती हैं या देर से सूखती हैं। तो मैंने कहा आपको कि अगर लू है, लू का मतलब होता है कि लू में हवा में नमी कम है, हवा में नमी कम है। अगर हवा में नमी कम होती है, हवा गीली होती है, हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो यदि मॉइस्चर ज्यादा होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वेपराइजेशन बढ़ेगा। ये स्पीड ऑफ एयर जो होगी, स्पीड ऑफ एयर अगर ज्यादा हो जाएगी तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। और ह्यूमिडिटी अगर हवा में नमी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है, हवा में नमी कम है, तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। बात समझे क्या? बात समझे? मैंने कहा अगर हवा में नमी ज्यादा है, नमी, बरसात की हवा बहुत जल्दी कपड़े कहां सुखाती है? बरसात की हवा कहां जल्दी कपड़े सुखाती है? भाई बरसात की हवा में तो पहले से ही नमी होती है, और अगर बरसात की हवा में पहले से ही नमी है तो वाष्पीकरण बहुत जल्दी नहीं होगा। इसीलिए लू में क्या होता है, जल्दी से कपड़े सूखते हैं तो वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है। खैर, हम यहां से इतनी बात समझे, 3-4 बातें मैंने आपको अभी तक समझाई। क्या समझाई? पहला आपको समझाया क्या कि सर सब्लिमेशन क्या होता है। अभी तक मैंने आपको समझाया क्या सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। जब कोई चीज ठोस से डायरेक्ट किस में तब्दील हो जाती है? गैस में। कोई सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाए अगर गैस में, तो इसे क्या कहते हैं? इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने अभी एक और आपको बताना है,
आपको बताना है सब्लिमेशन के बाद इसका उल्टा देखना है, सब्लिमेशन का उल्टा देखना है जिसे डिपोजिशन कहते हैं। सब्लिमेशन का उल्टा देखना है जिसे डिपोजिशन कहते हैं, जिसे निक्षेपण कहा जाता है। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे किसकी? निक्षेपण की, डिपोजिशन की डालेंगे। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई गैस डायरेक्ट चेंज हो जाती है सॉलिड में, जब कोई गैस डायरेक्ट चेंज हो जाती है ठोस में बदल जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डिपोजिशन या निक्षेपण कहा जाता है। सर कैसे समझेंगे इसको? सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर इसे हम बहुत कम टेम्परेचर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम बहुत कम टेम्परेचर देते हैं तो ये ड्राई आइस में तब्दील हो जाती है, ये शुष्क बर्फ में तब्दील हो जाती है, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ में तब्दील हो जाती है। तो जैसे हमने सब्लिमेशन को समझा था, तो सब्लिमेशन होता है ठोस को गैस में तब्दील करना, और निक्षेपण होता है गैस को सॉलिड में चेंज करना। डिपोजिशन का एग्जाम्पल क्या होता है? डिपोजिशन का एग्जाम्पल होता है कि अगर आप किसी कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कम टेम्परेचर देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ में तब्दील हो जाती है, ड्राई आइस में तब्दील हो जाती है। ये निक्षेपण का। यहां से तीसरी बात आपने समझी और वो आपने कहा इवेपोराइजेशन क्या होता है। इवेपोराइजेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, और वाष्पीकरण के कितने फैक्टर होते हैं, किन किन बातों पर वो निर्भर करता है। ये सारी बातें अभी तक की क्लास में आपने समझी। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? बताइए जल्दी से। 3 बातें अभी तक मैंने आपको बताई है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, निक्षेपण, और तीसरी बात इवेपोराइजेशन। 3 बातें मैंने आपको बताई है। बात समझ में आई कि नहीं? निक्षेपण नहीं कर, निक्षेपण यहां बताया ना भाई, यहां बताया ना सीधा। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सब्लिमेशन का उल्टा होता है, बात क्लियर है? ये उल्टा है डिपोजिशन की परिभाषा। अभी लिखेंगे, यहां तक ठीक है। अब लिखें, डिपोजिशन लिख लो, एक बार लिखो डिपोजिशन। इवेपोरेशन के बाद लिखो डिपोजिशन, यहां लिखो निक्षेपण, लिखो इसकी परिभाषा। एक प्रक्रिया जिसमें कोई गैसीय पदार्थ सीधे ठोस में बदल जाता है, उसे निक्षेपण कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ में बदलना, शुष्क बर्फ में बदलना। ठीक है, तो लिखें अंग्रेजी में, ए प्रोसेस एट विच गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। और एग्जाम्पल लिखा CO2 का ड्राई आइस में चेंज होना। बात ठीक है? ये बताया CO2 का ड्राई आइस में चेंज होना। यहां से आगे लिखें। अब हम लोग इसका दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं,
दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो लेंगे हम लोग मिश्रण। तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको, जो पहली क्लास हमारी हुई थी, उस पहली क्लास में मैंने पदार्थ का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ, पदार्थ का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैंने एक किया था भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण का मतलब क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों ध्यान से पढ़ना, प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना, एक एक बात धीरे धीरे समझाऊंगा, चिंता मत करना। फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ऐसे बताया एक मैंने आपको रासायनिक क्लासिफिकेशन या रासायनिक वर्गीकरण। और जब मैं आपको रासायनिक वर्गीकरण पढ़ा रहा था तो केमिकल क्लासिफिकेशन। जब मैं भौतिक वर्गीकरण करने गया तो मैंने आपको 5 स्टेज बता दी। सॉलिड बताई, लिक्विड बताई, गैस बताई, प्लाज्मा बताई, और उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बताई। और इन सब का मैंने आपको फिर क्या बताया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये कैसे तब्दील हो जाती हैं। तो मैंने ये भी बताया कि स्टेज कैसे चेंज होती है, स्टेज कैसे चेंज होती है ये भी बताया, और क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं ये भी बताया। अब आज की क्लास में हम रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। और ये जो रासायनिक वर्गीकरण होगा, ये जो रासायनिक वर्ग, इससे एक चीज और बतानी है इसमें अभी। ये जो रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, इस रासायनिक वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे, रासायनिक वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे पदार्थ, और इस पदार्थ में हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक इसमें पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, प्योर और इम्प्योर मैटर, प्योर और इम्प्योर मैटर, इम्प्योर। अब यहां जब मैं स्टेज चेंज करने जा रहा था तो यहां मैंने आपको डिपोजिशन बताया, वेपराइजेशन बताया। अब डिपोजिशन में एक चीज और लिखनी है आपको, एक चीज और लिखनी है, और वो लिखें संघनन। फिर मैं आपको रासायनिक वर्गीकरण पढ़ाता हूं, संघनन, कंडेंसेशन। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ध्यान से सुनना, ये कोई तालाब है, ये कोई तालाब है। इस तालाब पर यहां सूर्य की किरणें पड़ी, तालाब पर सूर्य की किरणें पड़ी, सूर्य की किरणें, और यहां से हुआ वाष्पीकरण, यहां से हुआ वाष्पीकरण। ये पानी ऊपर की तरफ चला, ये पानी ऊपर की तरफ चलने लगा। जब ये पानी ऊपर की तरफ चलने लगा तो जैसे जैसे आप धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 165 मीटर ऊपर जाकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। इसका मतलब यह होगा कि जैसे जैसे आप यहां से ऊपर गए, जैसे जैसे यहां से ऊपर गए, ऐसे ऐसे टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर कम होने पर ये जो वाष्प थी, ये जो वाष्प थी, ये वाष्प ऊपर जाकर बादल बन जाएगी, ये वाष्प ऊपर जाकर बादल बन जाएगी। तो अगर ये इस वाष्प को कहें, इस वाष्प को कहें, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से पढ़ने में दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है आपको, बताइए। कोई कहता है मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कहता है अब मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं। बच्चों ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चल पाएगा? कैसे काम चलेगा? अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
पढ़ो ध्यान से, कि जैसे ये वाष्प थी, ये वाष्प जाकर बदल गई द्रव में, और फिर बादल से बूंदे गिरना शुरू हो गई, नीचे की तरफ बूंदे गिरना शुरू हो गई। तो वाष्प का पानी में बदलना, वाष्प का पानी में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। तो लिखें, ये कल हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले संघनन पढ़ लीजिए। कंडेंसेशन, इसकी हेडिंग लिख लीजिए। क्या कहते हैं कि वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। द प्रोसेस एट विच in which gas change into liquid is called condensation, संघनन कहलाता है। और उदाहरण दिया आपने बादल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। दूसरा, पानी की बूंद, जो पानी की बूंद होती है वो भी संघनन का ही एग्जाम्पल है। पानी की बूंद, तो क्या कहेंगे? वाटर ड्यू। ये खेत में जाते हो तो पाला पड़ता है, पाला पड़ना, पाला, फ्रोस्ट। ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? सारे के सारे एग्जाम्पल हुए संघनन के। तो यहां हम लोग आज की क्लास को रोकेंगे और एक बार आपको ये बताएंगे, कंप्लीटली आपको एक बात बताएंगे कि आज की क्लास में हमने आपको सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन पढ़ाया। सब्लिमेशन के साथ साथ डिपोजिशन, निक्षेपण पढ़ाया, इवेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन पढ़ाया। और वेपोराइजेशन में हमने आपको बताया कि वेपोराइजेशन में किन किन बातों पर निर्भर करता है। 4 बातों पर निर्भर बताया: तापमान पर, सतह पर, उसकी आर्द्रता, हवा की आर्द्रता कितनी है, और हवा में हवा की गति कितनी है, ये बताया। और अल्टीमेटली हमने आपको बताया कंडेंसेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन किसे कहते हैं। ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। और कल की क्लास में हम लोग इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर लेंगे। कल की क्लास में पीवाईक्यू लेंगे, और पीवाईक्यू के बाद अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो अगला टॉपिक होगा हमारा ये जो आपका पदार्थ का जो निक्षेपण था, पदार्थ का जो वर्गीकरण था, रासायनिक वर्गीकरण। इधर तो नहीं आ रहा है ये वाला, ये तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो ये होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए फिर कल मिलते हैं। हाँ, कल तो ऑफ रहेगा। परसों हम लोग मिलेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री को मजबूत करेंगे। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे केमिस्ट्री को मजबूत करते चलेंगे। मेरे को बेसिक पढ़ाने दीजिए। सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छे कमेंट है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर मिलते हैं, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, सबको नमस्कार।